सुनिए। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह इमरान खान की हत्या का दावा हो रहा है। खुद इमरान खान कई बार पाकिस्तान की अदालतों में कह चुके हैं कि उन्हें शहबाज शरीफ की सरकार जेल के अंदर जान से मारने की साजिश रच रही है। मई 2023 उन्होंने बाकायदा अदालत को बताया था कि उन्हें जेल में काफी प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें जेल में स्लो पॉइजन देकर जान से मारने की कोशिश हो सकती है। उस वक्त उन्होंने अदालत में मकसूद चपरासी नाम के एक व्यक्ति का भी जिक्र किया था। यह व्यक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रमुख गवाह था, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। और इमरान खान का आरोप यही है कि शहबाज शरीफ के परिवार ने स्लो पॉइजन, यानी ऐसा जहर जो धीरे धीरे शरीर पर असर करे, ऐसे स्लो पॉइजन देकर उसकी हत्या कराई थी और इसी तरह उनकी भी हत्या हो गई। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में राजनीतिक खून खराबे का एक लंबा इतिहास है और वहां पूर्व प्रधानमंत्रियों की कई बार इसी तरह से हत्या हुई है। उन्हें जेल में बंद करके रखा गया है। जनवरी 1962 में पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी को देश विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार कर लिया गया था और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हो गए थे। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ होना मतलब जेल, मतलब बुरी से बुरी परिस्थितियों की आशंका। सितंबर 1977 में पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को उनके राजनीतिक विरोधी अहमद खान कसूरी की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बाद में 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी दे दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो, जो लोग इस पीढ़ी के हैं उनको याद होगा ये तस्वीरें जिसने पूरे पाकिस्तान को, भारत को झकझोर दिया था, क्योंकि कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि दिन दहाड़े इस तरह से किसी की हत्या। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्हें साल 1986 में सरकार की निंदा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद 27 दिसंबर 2007 को संदिग्ध परिस्थितियों में बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। वो एक रोड शो कर रही थी और इसी दौरान उन पर इस तरह का हमला हुआ था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी सितंबर 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार के दौरान 10 साल के लिए निर्वासित कर दिया गया था और साल 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के पीएम बने थे तब उन्होंने भी भ्रष्टाचार के एक मामले में नवाज शरीफ हो, उनकी बेटी मरियम नवाज हो, उनके खिलाफ जांच शुरू कराई थी, जिसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 10 साल जेल की सजा हुई थी। ये तरीका है उनका। और कहते हैं कि जब शरीफ परिवार पाकिस्तान की सत्ता में लौटा तब उसने भी सेना की मदद से इमरान खान से बदला लेना शुरू किया और अब पिछले 3 साल से इमरान खान पाकिस्तान की जेलों में बंद है और उन्हें लेकर भी यही डर है कि सरकार जेल में उनकी हत्या करा सकती है। आज अगर इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पिछले 3 साल से जेल में बंद है तो इसके पीछे शरीफ परिवार के साथ जनरल आसिम मुनीर की भी एक कहानी है जो किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी पर काला जादू करने के आरोप लगते रहे हैं और ऐसा भी दावा किया जाता रहा है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए ही निकाह किया था। इमरान खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह 1 जनवरी 2018 में हुआ था। तस्वीर आपके सामने है और ऐसा दावा किया जाता है कि उस समय बुशरा बीबी को उनके सपने में मोहम्मद पैगंबर साहब दिखाई दिए थे और मोहम्मद पैगंबर साहब ने उनसे कहा था कि अगर 1 जनवरी 2018 को उनके परिवार की किसी महिला का निकाह इमरान खान से हो जाता है तो ये निकाह इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देगा और पाकिस्तान भी इससे आर्थिक तरक्की करने लगेगा और उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। उस समय इमरान खान पाकिस्तान के पीएम बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बुशरा बीबी से निकाह कर लिया था। लेकिन क्योंकि यह निकाह इद्दत के समय हुआ था जिसमें इस्लाम धर्म को मानने वाली कोई भी महिला अपना तलाक होने के 130 दिनों के अंदर निकाह नहीं कर सकती, इसीलिए 18 फरवरी 2018 को इमरान खान और बुशरा बीबी का फिर से निकाह हुआ और इसमें कुछ महीनों बाद अगस्त 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। इस घटना ने इमरान खान को पूरी तरह बदल दिया। वो अपने हर काम से पहले अपनी पत्नी बुशरा बीबी से सलाह लेने लगे।
बुशरा बीवी पर यह आरोप लगता था कि वो काला जादू करती है। सेना और आईएसआई में नियुक्ति से लेकर सरकार में अफसरों के ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग तक का फैसला इमरान खान खुद नहीं लेते थे। आरोप लगा कि ये सारे फैसले इसके बारे में बुशरा बीबी को वो बताते थे और फिर बुशरा बीबी उन्हें ये बताती थी कि कौन सा अफसर उनके पक्ष में रहकर काम करेगा, कौन सा अफसर या सैन्य अधिकारी उनकी राह में बाधा बन सकता है। और इसी के बाद इमरान खान कोई फैसला लेते थे। यह भी कहा जाता है कि साल 2018 में जब आसिम मुनीर को आईएसआई का चीफ बनाया गया था, तब इस फैसले के पीछे भी बुशरा बीबी ही थी। बुशरा बीबी ने ही इमरान खान को यह कहा था कि आसिम मुनीर को आईएसआई का चीफ बनाने से इमरान खान सत्ता में और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त एक ऐसी घटना हुई जिसने आसिम मुनीर को इमरान खान का दुश्मन बना दिया। आईएसआई का चीफ बनने के बाद आसिम मुनीर ने इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश कर डाली, जिससे इमरान खान सख्ते में आ गए और इमरान खान को यह लगा कि आसिम मुनीर उन्हीं के परिवार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उस वक्त सिर्फ 8 महीनों के बाद इमरान खान ने आसिम मुनीर से आईएसआई की जिम्मेदारी वापस ले ली थी और आसिम मुनीर को अलग थलग कर दिया था, जिसे आसिम मुनीर अंदर ही अंदर बदले की आग में जलने लगा। साल 2022 जब इमरान खान अपनी सरकार को बचा नहीं पाए, तब शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने आसिम मुनीर से कहा कि जिस भ्रष्टाचार के मामले में वो बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, उसमें और उसके जैसे जो बाकी मामले हैं उसमें फाइलों को नए सिरे से खोला जाए और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ऐसा मामला बनाया जाए कि वो कभी जेल से बाहर आ ही ना सके। और आसिम मुनीर ने यही किया, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने उन्हें अपनी सरकार में सेना प्रमुख बनाकर एक बड़ा इनाम दे दिया। हालांकि देखिए, दिलचस्प बात तो यही है कि आज शहबाज शरीफ खुद आसिम मुनीर की कठपुतली बनकर रह गए हैं और अब जब तक पाकिस्तान का नियंत्रण आसिम मुनीर के हाथों में है, तब तक इमरान खान और बुशरा बीबी का जेल से बाहर आना लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान की सरकार अयोध्या के राम मंदिर को लेकर नफरत फैलाने में लगी हुई है और अब पाकिस्तान ने एक नए प्रोपेगेंडा की दुकान खोल दी है। कल अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने लंबा चौड़ा बयान जारी किया और ये कहा है कि ये मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश है, भारत में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह बयान पढ़कर बताती हूं जो पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता है कि जब भी इस तरह की कोई बात हो तो वो हिंदू मुस्लिम मतभेद फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल करे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का पत्र है जिसमें वो ये लिखते हैं, अंग्रेजी वाला हिस्सा यहां पर है जिसमें उन्होंने जारी किया है, हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं। पाकिस्तान ने अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद पर बने तथाकथित राम मंदिर तो जूम इन कीजिए, तथाकथित राम मंदिर पर झंडा फहराए जाने पर गहरी चिंता जताई है। सदियों पुरानी इबादत की जगह बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को फांसीवादी विचारधाराओं से प्रेरित चरमपंथी भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था। बाद में भारत में न्यायिक प्रक्रिया में रुकावटें आई, जिनमें दोषियों को बरी कर दिया गया और ध्वस्त मस्जिद स्थल पर मंदिर निर्माण की मंजूरी दे दी गई, जो अल्पसंख्यकों के प्रति भारत के भेदभावपूर्ण रवैये को दिखाता है। ये वाला हिस्सा मतलब मौका जैसे मिले तो फौरन ये कोशिश होती है कि कैसे आप आग लगा सकते हैं। पढ़ते जाइए कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में कौन सी झूठी कहानी लिखी है, मुसलमानों को लेकर क्या फेक नैरेटिव उन्होंने गढ़ा है। इसके आगे वो लिखते हैं, यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव के एक व्यापक पैटर्न और बहुसंख्यक हिंदुत्व विचारधारा के प्रभाव में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को नष्ट करने के जानबूझकर की गई कोशिशों को दिखाता है। कई अन्य ऐतिहासिक मस्जिदें अब अपवित्रता और विध्वंस के खतरे का सामना कर रही हैं, जबकि भारतीय मुसलमान लगातार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह से भारत में आग लगाई जाए। पाकिस्तान वो देश है जिसने अपनी मिसाइलों का नाम सिर्फ इसलिए बाबर रखा क्योंकि बाबर ने भारत में मुगल राज को स्थापित किया था और इस दौरान भारत में कई मंदिरों को तोड़ा गया था, जिनमें अयोध्या का राम मंदिर भी शामिल था। सोचिए, जिस देश की नींव ही भारत से नफरत करने पर टिकी है, उस देश का क्या ही किया जा सकता है।
एक तरफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का मीडिया राम मंदिर के खिलाफ भर भर के जहर उगल रहा है। दूसरी तरफ हमारे अपने देश भारत में क्या हो रहा है वो भी आज आपको देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अलग अलग जगहों पर ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। लिखा क्या है? 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। 6 दिसंबर ही क्यों? समझिए, अगले 3 सालों में इस मस्जिद का निर्माण पूरा हो जाएगा। आखिर क्यों? इस बाबरी मस्जिद को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के बागी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बनवाया जा रहा है, जो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण होने से मुस्लिम समुदाय के लोग खुश नहीं हैं और अब वो मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद बनवाकर लोगों का दुख कम करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को इस मस्जिद की नींव इसलिए रखी जाएगी क्योंकि इसी दिन साल 1992 में बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ा गया था। इस खबर को लेकर पश्चिम बंगाल में काफी राजनीति हो रही और हम इस राजनीति में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि आज अगर अयोध्या की बाबरी मस्जिद की याद में पश्चिम बंगाल की अपनी बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है तो यहां इस मस्जिद को बनवाने वाले लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि अयोध्या में जिस बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था उसके पीछे मंशा क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था। मैं अपने साथ 2 सबसे पुरानी पुस्तकों के कुछ अंश लेकर आई हूं, जिनमें पहली पुस्तक का नाम है बाबरनामा और दूसरी का नाम है आईने अकबर, आईने अकबरी। तो सबसे पहले बाबरनामा मेरे हाथ में है। इनमें बाबरनामा मुगलों के पहले शासक जहीर उद्दीन बाबर की आत्मकथा है, जिसका साल 1922 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ था, जब भारत को आजादी भी नहीं मिली थी। सोचे, इस पुस्तक के पेज नंबर 656 पर लिखा है, जो मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, पेज नंबर 656, कि साल 1528 में मुगल शासक बाबर औध यानी अयोध्या आए थे और वहां एक हफ्ते तक रुके थे। इसी दौरान बाबर ने उस प्राचीन मंदिर को नष्ट कराया जो भगवान राम के जन्म स्थान को चिन्हित करता था और उसके स्थान पर बाबर ने मस्जिद बनवा दी जिसे बाबरी मस्जिद से जाना गया। इसी में 2 अभिलेखों का भी जिक्र है जो फारसी भाषा में लिखे गए थे और इनमें एक अभिलेख मस्जिद के अंदर मौजूद था, दूसरा अभिलेख मंच के पास मौजूद था और इन पर क्या लिखा था वो भी इसमें बताया गया है। ये देखिए, उर्दू में लिखा हुआ है। इस मस्जिद का निर्माण, इस पर लिखा क्या है? इस मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश से हुआ है, जिसका न्याय स्वर्ग जैसा ऊंचा है। नेक दिल मीर बाकी ने ये इबादत गाह बनवाई है और इसका निर्माण 935 हिजरी यानी साल 1528-29 ईस्वी में हुआ है। पर्शियन में कई हिस्से इसके लिखे गए हैं और पर्शियन भाषा में इसको फारसी भाषा में लिखा गया है कुछ हिस्सों। दूसरी पुस्तक का नाम है आईने अकबरी, जिसमें 16वीं शताब्दी में अब्दुल फजल ने लिखा था कि इसमें मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। ये मैंने आईने अकबरी आपके सामने रख दिया, जिसको अबुल फजल ने लिखा था। बादशाह अकबर के शासनकाल का वर्णन इसमें किया गया है और करीब 400 साल पुरानी इस पुस्तक में भी यही लिखा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और मान्यता है कि त्रेता युग में यहां अयोध्या राजवंश का शासन था। एक और रिपोर्ट जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये एएसआई की रिपोर्ट है जो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। एएसआई कनिंगम अलेक्जेंडर, ईयर 1862, 63, 64, 65। इसके ब्रिटिश अफसरों ने 1862 से 1865 में तैयार किया और इनमें भी यही बताया गया कि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है और यहां कई मंदिरों को मुगल काल में नष्ट किया गया और वहां मस्जिद और दूसरे ढांचे बनाए गए। ये बाकायदा अंग्रेजों ने भी ऑन रिकॉर्ड डाला था। अब ये सारे ऐतिहासिक दस्तावेज हमने आपको इसलिए दिखाए ताकि आप ये समझ पाए कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी उसका उद्देश्य लोगों की धार्मिक आस्था से नहीं था। उस वक्त अगर आप देखिए, बाबर अयोध्या से भगवान श्री राम की पहचान को मिटाना चाहता था, जिसके लिए बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया।
इसलिए सोचिए, अगर इसी बाबरी मस्जिद की याद में आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? हमें लगता है कि मस्जिद बनाने में कोई परेशानी नहीं है। हमारा संविधान खुद नियमों के दायरे में हर नागरिक को अपने धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत देता है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब उसी सोच पर एक नई बाबरी मस्जिद बनाई जाती है, जिसका इतिहास भगवान श्री राम की पहचान को मिटाने से जुड़ा हुआ है। अब हम आपको एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर दिखाएंगे जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई इस देश के युवाओं को एथलीट बनने और देश के लिए मेडल लाने के सपने देखने चाहिए। हरियाणा, जिसे सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले खिलाड़ियों का प्रदेश माना जाता है, वहां एक हफ्ते में 2 बास्केटबॉल के जो खिलाड़ी थे, प्लेयर्स थे, उनकी बास्केटबॉल का पोल गिरने से मौत हो गई। बास्केटबॉल का पोल गिरने से मौत। आप भी जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि यह हादसा नहीं, यह हत्या है। हरियाणा के रोहतक में अभ्यास करते वक्त बास्केटबॉल का पोल एक नेशनल प्लेयर के सीने पर गिर गया, जिससे 16 साल के हार्दिक राठी की मौत हो गई। हार्दिक उछलकर बास्केट रिंग में बॉल डालने का अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जैसे ही बास्केट रिंग को पकड़ा, बास्केटबॉल का पोल ही उनके सीने पर आ गिरा। इससे पहले हरियाणा के बहादुरगढ़ में 15 साल के बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन के ऊपर पोल गिर गया और 2 दिन पहले उसकी भी जान चली गई। ये पोल कई साल पुराना और जंग खाकर लगभग गल चुका था। आखिर क्यों? इन तस्वीरों और घटनाओं से पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा मेडल दिलाने वाले राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा रहा है। जिस मैदान में वो देश के लिए मेडल लाने के सपने को पूरा करने के लिए पसीना बहाते हैं, वहां उनकी जान लेने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। पोल जिसमें जंग लगी हुई है, जिसमें सब कुछ जर्जर हालत में है। इनके लिए बजट तो आता है, लेकिन कहां लगाया जाता है, ये जिम्मेदारी खेल अधिकारियों और संस्थाओं की होनी चाहिए। और आखिर क्यों इस तरह की मौत के बाद वहां के प्रशासन, वहां की तैयारियों, वहां पर जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ हत्या का मामला आखिर क्यों न दर्ज किया जाए? दावा किया जा रहा है कि रोहतक के जिस स्टेडियम में हार्दिक राठी की मौत हुई, वो 18 साल पहले सांसद कोटे से बना था और ये पोल भी तभी लगा था और शायद ये कभी बदला ही नहीं गया। स्टेडियम के लिए 20 लाख रुपए देने का भी दावा है। हालांकि सस्पेंड किए गए खेल अधिकारी का कहना है कि स्टेडियम उनके विभाग के अधीन नहीं था और इसका संचालन ग्राम पंचायत द्वारा होता है। यानी यहां भी कहानी गोल गोल करके घुमाई जा रही है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सोचिए, जब ये खिलाड़ी अपनी मेहनत के दम पर मेडल जीत लाते हैं तो यही सिस्टम अपनी वाहवाही के लिए सबसे आगे होता है। साथ आइए, फोटो खींचिए, सब जगह डालिए और सुर्खियां बटोरने के लिए लाखों करोड़ों के इनामों की बौछार कर दी जाती है, लेकिन सही समय पर खिलाड़ियों की सुविधा, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते। इन घटनाओं के बाद हरियाणा के खेल मंत्री ने दोनों जिलों के खेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। हरियाणा के सभी 22 जिलों के स्पोर्ट्स ऑफिसर को जिले के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं से जुड़ी पूरी जानकारी तलब किए जाने के भी आदेश दिए गए। इस नए फीचर ने एक्स के फेक अकाउंट होल्डर्स में खलबली मचा दी है। पहले कई एक्स यूजर्स अपने बारे में गलत जानकारियां दिया करते थे, लेकिन नए फीचर ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। एक्स में अब कुछ खास जानकारियां पब्लिक हो गई हैं, जैसे एक्स अकाउंट बनाने की तारीख, यूजर की लोकेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन की तारीख, बार बार बदले गए यूजर नेम की संख्या और इसके साथ ही ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया और ये ऐप स्टोर से ना बताया गया। तो कई सारे बदलाव किए गए हैं। सबसे ज्यादा बवाल यूजर की लोकेशन को लेकर है कि आखिर ये अकाउंट कहां से चलता है और यूजर की लोकेशन सार्वजनिक किए जाने को लेकर है। अभी तक क्या होता था कि कोई भी एक्स यूजर अपने बायो में कुछ भी भर देता था, मतलब ये कि लोकेशन वाली जगह आप कुछ भी लिख सकते थे, नाम कुछ भी डाल सकते थे। बांग्लादेश की किसी झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति अपने एक्स बायो में अमेरिका लिखकर खुद को अमेरिकी भी दिखा सकता था। इसी तरह से कोई पाकिस्तानी व्यक्ति अपने बायो में इंडिया लिख देता था, भारतीयों को भड़काने की साजिश करता था। एक्स के इस नए फीचर ने इन जैसे लोगों को बेनकाब कर दिया है। भारत में सीए, एनआरसी, एसआईआर, वोट चोरी, ईवीएम हैक होने की अफवाह फैलाने का काम ऐसे ही कई नकली भारतीय एक्स अकाउंट्स की तरफ से
किया जाता था। हम आपको कुछ उदाहरण देकर बताना चाहते हैं। स्वाति चतुर्वेदी नाम के इस अकाउंट को देखिए। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी हिंदू भारतीय महिला का एक्स अकाउंट है। लोकेशन में इसने इंडिया लिखा है। ये देखिए, इस अकाउंट से भारत विरोधी पोस्ट की जाती थी और अफवाहें फैलाई जाती थी। आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखा देते हैं। देखिए, ये जो हैंडल आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन, इसमें नाम डाल दिया गया स्वाति चतुर्वेदी। लोकेशन में इंडिया लिखा है और एक के बाद एक जय हिंद भी डाला हुआ है। ये वाला देखिए, इससे आप समझेंगे कि किस तरह से मिसलीड करने की कोशिश है। लोकेशन में इंडिया डाला गया है। अफवाहें फैलाई जाती थी। देखने वालों को यह लगता था कि कोई भारतीय हिंदू महिला ऐसा कर रही है, लेकिन सच यह है कि यह अकाउंट पाकिस्तान से चलाया जा रहा था। दूसरा, इसी तरह से एक और हिंदू महिला भावना जोशी के नाम से फेक अकाउंट बनाया गया। इस अकाउंट में यूजर ने खुद को सेक्युलर हिंदू बताया। ये देखिए, क्योंकि इसी के जरिए, और ये सनातनी झंडा जो आप देख रहे हैं, इसका अक्सर इस्तेमाल आप देखेंगे इस तरह के फेक अकाउंट्स में किया जाता है। सेक्युलर हिंदू हूं, कट्टर नहीं। इसने अपनी लोकेशन में लखनऊ लिखा था, लेकिन असलियत में ये अकाउंट कहां चल रहा था? मिडिल ईस्ट से ऑपरेट हो रहा था, यानी अरब देशों से। एक मुस्लिम महिला शाजिया नूरी, जिसके नाम से ये फेक अकाउंट चल रहा था। एक बार जूम इन कर लीजिए। इसका लोकेशन क्या दिख रहा है? महाराष्ट्र। ये देखिए, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र लोकेशन दिख रहा है। इस अकाउंट में हिंदू विरोधी बातें लिखी जाती थी ताकि हिंदू मुस्लिम दंगे फैल जाएं, लोगों को भड़काया जाए, लेकिन ये अकाउंट सऊदी अरब से ऑपरेट हो रहा है। इसी तरह से रेणु चौधरी नाम का ये फेक अकाउंट भी मिडिल ईस्ट देशों से ऑपरेट हो रहा था। जूम इन कीजिए। अकाउंट पे आपको दिखेगा मुंबई लिखा हुआ, लेकिन यह भी अरब देशों से ऑपरेट हो रहा था। इसके जरिए भारत में जातिगत भेदभाव फैलाने वाले भड़काऊ पोस्ट किए जाते थे। एक अकाउंट है मुस्लिम आईटी सेल। ये देखिए, मुस्लिम आईटी सेल। अब देखिए, इसमें पूरा सामने आ रहा है। एक अकाउंट जो ये चल रहा था, भारतीय मुस्लिमों को बहकाने भड़काने वाली पोस्ट करता था। इसने अपनी लोकेशन में लिखा है द वर्ल्ड इज आवर्स कंप्लीटली, मतलब वो अपनी लोकेशन छिपा रहा था। नए फीचर में उसकी लोकेशन मिडिल ईस्ट दिख रही है। हबीबा नाम से एक पाकिस्तानी यूजर भारतीय मुद्दों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करती थी। उसने अपनी लोकेशन में क्या लिखा हुआ है? लंदन। तो ये देखिए, एक के बाद एक, यहां पर जूम इन करके दिखा दीजिए। हबीबा, लंदन इंग्लैंड लिखा हुआ था। मतलब ये दिखाने की कोशिश थी कि अलग अलग जगहों से हम लोग कर रहे हैं, भारतीय हैं, लंदन में हैं, और ये तमाम। और ये अकाउंट तो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। एक्स पर ऐसे हजारों अकाउंट हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट देशों से ऑपरेट हो रहे हैं, और इनमें भारत के मुद्दों पर चिंता जाहिर की जाती है, भड़काऊ बातें लिखी जाती हैं, जबकि इन अकाउंट्स का मकसद भारत के हिंदू मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काना है ताकि देश में अशांति फैल जाए। वक्त बदल गया है। अब सांप के दांतों से ज्यादा जहर इंसान की बातों में है।